नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो की न्यूज नेशनल। भाजपा में मिशन 2024 की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच 2022 के आखिर में 2 और 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और भाजपा का लक्ष्य इन सभी राज्यों में अपनी या एनडीए की सरकारें बनवाने का है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से सकारात्मक माहौल में उतरा जा सके। इसके लिए संगठन को चुस्त दुरुस्त करना भी शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की वेलकम स्पीच में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने का समय है। ऐसा समय आया है कि हमें संगठन हितों के अधीन काम करना होगा। सबसे आग्रह है कि खुलकर अपने विचार रखें, मगर बाहर एक ही संदेश जाना चाहिए कि संगठन की मजबूती, मजबूत निश्चय और एकता का। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है कि आखिर मिशन 2024 में भाजपा की रणनीति आगे क्या होगी, या फिर कांग्रेस के चिंतन शिविर में क्या फैसला लिया जाता है। तो हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार मयूर जानी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से उर्विस कंथारिया, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से शान खान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे उर्वी जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। मिशन 2024 के तहत अभी देखा जा रहा है कि शायद जेपी नड्डा और अमित शाह उन सारे राज्यों का प्रवास करने में जुटे हैं जहां पर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि लोकसभा के चुनाव में थोड़ी भी दिक्कत होगी। हमारा राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है वो बरकरार ही रहता है, तो सेवा में हम लगे ही रहते हैं। में कुछ 150 की सूची निकाली गई है जिसके तहत बहुत जरूरी हो गया प्रवास। प्रवास हमारा चालू ही रहता है जल्पा जी, और हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो जन सेवा की स्ट्रेटेजी है, उसमें कोई गहराई नहीं है। वो बड़े साफ तौर पे दिखती है, लेकिन उसमें 3 बातें जो सबसे अहम है हमारे लिए, वो है सेवा, स्थिरता और सहकार। सेवा से हम जुड़े हुए हैं इस राष्ट्र से। हमारा प्रत्येक कार्यकर, हमारी सरकार किधर हो, किसी जगह पे ना हो, हम सेवा में हमेशा रहते हैं। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता है जो सेवा से समर्पित है। वो कोई भी आपदा हो, हम जनमानस के साथ हम खड़े रहते हैं। वो सेवा की भावना से हम ऊपर आए, उसको हम बरकरार रखेंगे। वो हमारी एक स्पष्ट रणनीति हमेशा रही है जी। या फिर दूसरी रणनीति बात में है, ये है कि अब कुछ 8 साल भी पूरे होने जा रहे हैं, तो 2 मतलब भाग में उपलब्धियां गिना जाएगी कि 2014 से 2019 तक भाजपा सरकार ने क्या कार्य किया और 2019 से लेकर 2022 तक। उपलब्धियां की तो बात करनी पड़ती है, क्योंकि जनमानस से हमारा लगाव है। उपलब्धियां जनमानस के लिए है, जनता के लिए उपलब्धियां है, तो वो स्पष्ट करनी पड़ती है। हमारा राष्ट्र कारण से जुड़ाव है, राजकारण से ऊपर उठ के हमने पॉलिटिक्स किया है, वो राष्ट्र कारण किया हुआ है। और उसमें दूसरी बात जो अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, अपार्ट फ्रॉम सेवा, वो स्थिरता की रणनीति है। स्थिरता इस देश में, सामाजिक स्थिरता हो, राजकीय स्थिरता हो जी, और लेकिन मध्य आर्थिक प्रदेश में तो स्थिरता हो। राजकीय स्थिरता नहीं देखी हमें। राजनीति में एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। जी तो जहां इनकी मर्यादाओं में जो भी हो सकता है वो पॉलिटिक्स में हमेशा चलता रहता है, वो हम सब जानते हैं। वो जी कोई डिबेट का विषय नहीं। लेकिन आज की जो प्रवर्तमान जो परिस्थिति है, उसमें स्थिरता का माहौल बरकरार रखना बहुत बहुत अहम बात है। राजकीय स्थिरता, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक स्थिरता, और ये तीनों के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। जी और ये प्रयत्न किसके माध्यम से कर रहे हैं, वो हमारी रणनीति का अगला पड़ाव है, वो जी है सहकार। पहली बार 75 साल में लोकतंत्र के इतिहास में किसी पक्ष ने सहकार का मंत्रालय बनाया। सहकार का क्षेत्र जो था वो एक राजनीतिक क्षेत्र बन गया था।
वो हमने एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और सारे विश्व के साथ ताल मिला के चलने की बात कर रहे हैं। हम संवाद में मानते हैं, हम सहकार से आगे बढ़ना चाहते हैं। उसमें राजनीतिक सहकार भी हम आवश्यक मानते हैं कि जो राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, जो जो गंभीर मुद्दे हैं, उसके लिए सहकार से, कंसेंसस से हम आगे चलते हैं। तो ये हमारी हमारी जो रणनीति जो आप कह रहे हो, जी वो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रणनीति के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने कहा है कि कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। तो मानव संस्कृति रणनीति से हमेशा ऊपर रही है, ये इनका कहने का तात्पर्य है। तो हमारा ये तात्पर्य है कि सहकार से हम आगे बढ़ेंगे, स्थिरता रखने के लिए, और स्थिरता के साथ हम सेवा भी हम जोड़ के बात करें। जी, लेकिन अगर रियल सहकार क्षेत्र की बात करें तो फिर वहां पर राजनीति नहीं आ पाएगी, ये अलग मुद्दा है। ठीक है सांजी, आपकी और यहाँ पर आगे बढ़ना चाहूंगी। उदयपुर की बात करें तो कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का प्रारंभ हुआ है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने का समय है। जी जल्पा जी, राजनीति में हर पार्टी, हर दल अपनी तरीके से चिंतन मंथन करता है, रणनीति तैयार करता है और वो हर दल करता है। कांग्रेस पार्टी देश के मुद्दों को लेकर अति गंभीर पार्टी है। आज देश में जो स्थितियां हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, आज ही एक आंकड़ा आया जिसमें स्पष्ट हुआ कि खुदरा महंगाई दर 7.79% दर्ज की गई अप्रैल में, जो बहुत चिंताजनक बात है देशवासियों के लिए। 8 वर्षों में सबसे अधिक महंगाई, उच्चतम स्तर, पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से ऊपर जा चुका है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए में बिक रहा है। इन तमाम मुद्दों के साथ जिस प्रकार से देश के लोग करा रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं, उसके बावजूद भाजपा उन पे चर्चा नहीं करना चाहती, बल्कि फिजूल के मुद्दे उठाकर, धर्म के नाम पे मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाकर, हनुमान चालीसा के मुद्दे उठाकर, लाउड स्पीकर के मुद्दे उठाकर महंगाई और बेरोजगारी की आवाज को दबाना चाहती है, देश में नफरत फैलाकर, हिंसा फैलाकर, लेकिन सांजी, आपको कहीं नहीं लगता कि विरोध पक्ष के तौर पे, जैसे कि आपका कहना है कि भाजपा दूसरे मुद्दे उठाती है ताकि महंगाई और बेरोजगारी दब जाए, लेकिन सामने विपक्ष को भी इतने ही स्ट्रांगली ये मुद्दे रोज बरोज पेश करने चाहिए? क्योंकि अगर स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके निकल सकती है, तो फिर सोनिया गांधी, अब प्रियंका गांधी भी ये आहाम कर दे तो क्या नहीं हो सकता है? जल्पा जी, हम निरंतर भाजपा की जो कुनीतियां हैं, जो इनका कुशासन है, उसके खिलाफ निरंतर हम विरोध कर रहे हैं और हम जनता की पीड़ा के साथ, उनकी वेदना के साथ खड़े हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम विरोध करने में कहीं कमजोर पड़ते हैं, इसीलिए तो हम चिंतन कर रहे हैं कि हमें आगे किस प्रकार से देश की जनता के मुद्दों को उठाना है, उनकी पीड़ा को उठाना है, महंगाई बेरोजगारी पर सरकार की ईंट से ईंट बजानी है। आज भाजपा जो है वो तमाम तरह के मुद्दों पर छुपना चाहती है। अभी मेरे भाई उर्विश कंछारिया जी बता रहे हैं राष्ट्र को समर्पित हैं, पता नहीं किस तरीके से राष्ट्र को समर्पित है। हो सकता है इनका राष्ट्र को समर्पित होना महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाना मानते हो। आज ही जो तेल कंपनियां, उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा और उन्होंने बताया कि हम 10 रुपए पेट्रोल पर और 25 रुपए डीजल पर बढ़ाना चाहते हैं। तो या तो कीमतें बढ़ेंगी या तो आपूर्ति बंद हो जाएगी, क्योंकि यदि तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है तो कब तक आपूर्ति करेंगी। तो इस प्रकार से आज देश जिस मुहाने पे आकर खड़ा है महंगाई बेरोजगारी से, तो हम नहीं चाहते कि देश में श्रीलंका जैसे माहौल बने। इसीलिए हम चिंतन मंथन कर रहे हैं, देश के विषय पे चिंतन मंथन कर रहे हैं, कैसे हम भाजपा जैसी विनाशकारी पार्टी से देश की सत्ता को बचाएं। क्योंकि जब से सत्ता में बैठे तब से इन्होंने केवल देश की सार्वजनिक संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को बेचने के अलावा और गरीबों की रसोई दूभर करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। जब जब ये महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे घिर जाते हैं तो ये फिजूल के सांप्रदायिक मुद्दे उछालते हैं, दंगा फसाद करवाते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो हमारा जो चिंतन शिविर है वो पार्टी से ज्यादा राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है, और देश की जो आम आवाम है उसके जो ज्वलन मुद्दे हैं उसके लिए है। जी,
आपकी और मयूर जी यहाँ पर आना चाहूंगी। जहाँ भी चुनाव होते हैं वैसे तो देखा ही जाता है कि भाजपा के दिग्गज नेताओं का सफर वहाँ पे शुरू हो जाता है, और साथ ही दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं सदस्यता अभियान हो या फिर डायरेक्ट भर्ती की भी शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसमें एक अहम बात यह भी है कि कांग्रेस से अगर कोई भाजपा में शामिल होता है तो वो हमेशा यही बोलता है कि कांग्रेस में हमें किसी ने सुना नहीं, या मेरी शिकायत पर गौर नहीं किया, या हाईकमांड तक मेरी बात पहुंच नहीं पाई। और इसी को लेकर शायद आज सोनिया गांधी ने कुछ दो शब्द कहे। उन्होंने ये कहा कि ये आग्रह मैं करती हूँ कि आप यहाँ पर खुलकर अपने विचार रखें, मगर बाहर एक ही संदेश जाना चाहिए कि संगठन की मजबूती है, मजबूत निश्चय है और एकता। यानी ये टिप्पणी शायद उन्हें इसीलिए भी करनी पड़ी क्योंकि हम काफी समय से देख रहे हैं अगर कोई भी नाराज होकर जाता है उनका मुद्दा एक ही होता है, वो होता है कि मेरे को सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ये कुछ हद तक बहुत सही बात है जल्पा जी। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि एक तरह का, अब ये लोग मानना चाहे न माने, लेकिन फ्यूडलिज्म जो है, सामंतशाही जिसको कहते हैं, ये कांग्रेस के कल्चर का एक भाग बन चुका है। इसको बहुत सारे लोग जो हैं, काफ़ी कांग्रेस के मित्र जब ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं, बात करते हैं, मानते भी हैं, बहुत अपनी सारी जो पीड़ा या दर्द होता है वो कहते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बहुत कम लोग कहते हैं। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात सच है कि एक जैसे कहते हैं कवच सा बनकर बना दिया गया है वहाँ पे, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या चाहे वो अभी प्रियंका जी का भी प्रवेश हो चुका है तो वो हो। इनके पास पहुंचना, उन तक अपनी बात पहुंचाना, ये मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि प्रदेश के अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के जो नेता रहे उनके लिए भी बहुत कठिन था, ये मुझे मालूम है। तो ये बात तो सच है। और पर इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोग छोड़ के गए हैं वो, ये जब कारण तो एक साथ देते हैं सब लोग, लेकिन जितने भी लोग छोड़ के गए वो ये इसी कारण से नहीं गए हैं। कुछ लोग बिल्कुल गए हैं जिनकी बात जेन्युइन थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ और ही कारण सर जो है वो कांग्रेस छोड़ के गए हैं। अब इस स्थिति में ये इनका ये कहना कि बाहर मैसेज एक ही जाना चाहिए, ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये इसलिए भी कुछ और एक दो चीज़ आप देख लीजिए। अभी ये दाहोद में राहुल गांधी की एक ये सभा हुई, और वहाँ पे आप अगर मंच की व्यवस्था देख ले, आपको कांग्रेस में और भाजपा में फर्क नजर आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो मंच पे भी उतना ही डिसिप्लिन होता है। कोई इधर उधर चक्कर लगा रहा है, कोई भाषण दे रहा है, कोई इसके पीछे कुछ खड़ा होकर दो लोग बात कर रहे हैं, ये आपको भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिलेगा। ये वास्तविकता है। और कांग्रेस का आप फुटेज उड़ा के देख लीजिए, कोई मंच पे बोल रहा है और पीछे 3 लोग बात कर रहे हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं, कोई बाजू में खड़े होकर एक दूसरे के साथ जो है जैसे स्नेह मिलन में मिलते हैं ऐसे मिल रहे हैं। तो जो मंच पर जो बोल रहा है उसकी बात का कोई औचित्य रहता नहीं है। अब वो मंच से बोल रहा है, लेकिन जो और कांग्रेस में सब लोग तो मंच से नहीं बोल पाएंगे। जो गिने चुने लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वही मंच से बोलेंगे। लेकिन आप यही फुटेज उठा के देख लीजिए, आपको ये फर्क नजर आ जाएगा कि मैं देख रहा था जिग्नेश मेवानी बोल रहे थे और पीछे कोई जो है कोई नेता ही कोई होगा, उनका राजस्थान से कोई होगा मेरे ख्याल से, तो वो कुछ लोगों से बात कर रहे थे। इस तरफ शक्ति सिंह और ये सब लोगों के साथ कोई और आके मिल रहा था, और एक तरफ जिग्नेश मेवानी भाषण कर रहे थे। अब ये कहते हैं कि ये हमारे यहाँ ये तो इस तरह का स्वतंत्रता है। मैं मानता हूं कि ये इनडिसिप्लिन है। अब जब तक ये इस चीज को छुपाते रहेंगे, इसको मानेंगे नहीं, तब तक कांग्रेस जो है कुछ कर नहीं पाएगी। मुद्दे चाहे कितने भी हो, मुद्दे दुनिया भर के हो। देखिए 38% जो देश की जनता है जो वोट करती है, जितने लोग वोट करते हैं उसको अब 100% मान के चलिए, तो उसमें 38 to 39 मैक्सिमम % लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को वोट करके जिताते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि बाकी के लोग जो है वो तो वोट नहीं देते हैं, वो वोट इनका बट रहा है। अब जो बट रहा है उस वोट को लेकर उनको सोचना पड़ेगा और अपने आप में डिसिप्लिन एक लाने को लेकर। भारतीय जनता पार्टी में ओवर डिसिप्लिन है, यहाँ पे एब्सोल्यूट नॉन डिसिप्लिन है। तो ये दोनों एक्सट्रीम पे चल रहे हैं। तो ये कांग्रेस को, जैसे आप कह रही थी, तो इसका उत्तर तो यही है कि देखना पड़ेगा, अदरवाइज इनके लिए मुश्किल है। जी बिल्कुल। आपकी और प्रकाश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। भाजपा की बात करें तो 2024 के मद्देनजर उन्होंने कहीं ना कहीं 150 सीटों की एक सूची तो तैयार की है जहां पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसी के तहत शायद अमित शाह और जेपी नड्डा के हम प्रवास दे सकते हैं अलग अलग राज्यों के। और साथ ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी चिंतन शिविर का आयोजन किया है ताकि संगठनात्मक कुछ बदलाव लाया जा सके या फिर सभी को कुछ एक नया उद्देश्य मिल पाए।
हमारा, उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो चिंतन शिविर आज उदयपुर में करी है और 3 दिन की शिविर है कांग्रेस की, के अंदर जो भाजपा का जो रणनीति है, तो भाजपा की रणनीति बिल्कुल परफेक्ट रहेगी ऐसा नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस में अभी की कमी दिखाई दे रही है, उनको आवन जावन हो रही है और ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको संगठन मजबूत करने के लिए ये शिविर करी है। इसमें जैसे हार्दिक पटेल इधर से नहीं गए, ऐसा नहीं कि हार्दिक पटेल महत्व का आदमी है, ऐसा भी नहीं कहता हूं। कई ऐसे नेता हैं जो कुछ न कुछ उनमें संगठन का अभाव दिखाई दे रहा है। और बीजेपी में क्या है, थोड़ा डिसिप्लिन वाली पार्टी नजर आती है। भले महंगाई बढ़ी है, प्रजा उसको ध्यान देगी कि महंगाई के ऊपर जो जोर देगी। अभी इन्फ्लेमेशन भी बढ़ा हुआ है, जो उगा हुआ है, आर्थिक स्थिति तकलीफ में है देश की। और जो अभी कांग्रेस के नेताजी ने बताया कि श्रीलंका की दिशा में हमारा देश जा रहा है, वो बात भी कहीं तो सही है। श्रीलंका की दिशा में जा रहा है वो निश्चित बात है। और अभी सरकार को क्या है, श्वेत पत्र बाहर निकालना चाहिए, हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है। जी अगर प्रजा को अभी अविश्वास का वातावरण है, बीजेपी में विश्वास नहीं है और कांग्रेस में संगठन नहीं है, तो इसका बेनिफिट कुछ न कुछ हद तक जो जहाँ भी ये लड़ाई होती है, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी को किधर न किधर उसको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नजर आता है जलपन। जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी उर्विश जी। अगर मिशन 2024 की बात करें तो उससे पहले तो 2022 और 23 में काफ़ी सारे इलेक्शन आ रहे हैं। अगर 2022 की बात कर ले तो अंत में 2 आने वाले हैं और 2023 में 9 राज्यों में। जी, इलेक्शन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमेशा इलेक्शन चलते ही रहते हैं। मोदी जी ने इसके बारे में बताया भी था जी कि एक ऐसा भी सिस्टम का हमें सोचना चाहिए कि सभी इलेक्शन एक साथ हो, क्योंकि हम गवर्नेंस पे कंसंट्रेट कर सके। इस बात में काफ़ी लोगों ने अपनी पुष्टि भी की थी, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है जिसका अभी जी, यानी उसका जो 2024 डिबेट में का मुद्दे स्कोप, में ये भी शामिल रहेगा, वन नेशन वन इलेक्शन। वो एक मुद्दे के तौर पे विचार के लिए हमेशा हमारे सामने खड़ा है। वो एक वास्तविकता है जो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जो बात है कि अभी की जो समस्याएं की बात की मेरे मित्र शान जी ने, कि सबसे बड़ी समस्या है कि हम इस तरफ जा रहे हैं, श्रीलंका की ओर जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है महंगाई के बारे में? तो महंगाई का रूट कॉज है ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस के बारे में हम लगातार देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वैश्विक परिस्थिति क्या है, अपनी स्थानिक परिस्थिति क्या है, वो सब देख के कंपोजिट पिक्चर क्या बन रहा है, वो एनालिसिस तो सब कर लेते हैं। वो अभी तो चार्टिस्ट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, इकोनोमेट्रिशियन होते हैं, काफी लोग हैं इसमें प्रक्रिया में। लेकिन सॉल्यूशन की आप बात करो, जी 8 साल में एक भी आप सकारात्मक मुद्दा कंस्ट्रक्टिव तौर पे आपने रखा नहीं है। आप विवेचन और विरोध में आप व्यस्त रहे हो। तो हम ये बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, महंगाई की बात है। ऑयल प्राइसेस सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे देश के सामने, क्योंकि सभी तरह की महंगाई के पीछे ऑयल की महंगाई है। और जी इसके जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उसके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। उसकी जो एक्सचेंजेस है, उसके ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रोड्यूसर्स है, कार्टेल्स है, जी, लेकिन जो भी है पॉलिसी कौन तय वो करेगा बनाते उर्विश हैं। जी? लेकिन पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ जलपा जी, बड़ी गंभीर बात है। ये सहकार की बात कर रहा हूं मैं, ये चिंतन शिविर की भी बात है आपकी। इसका रूट कॉज ये है कि वैश्विक परिस्थिति से भाव बढ़ गए हैं, प्राइसेस बढ़ गए हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे पॉलिसी के परव्यू में अभी मात्र टैक्सेशन बचा हुआ है, लेकिन हमने टैक्सेशन में जीएसटी के परव्यू में से पेट्रो प्रोडक्ट्स को बाहर कर दिया है।
2011 में यूपीए की सरकार ने 115वां अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके ऐसा प्रावधान कर दिया है कि पेट्रो प्रोडक्ट्स जीएसटी की अवधि में से बाहर हो जाए। अभी जी, जो लेकिन अभी की अभी जो किसकी परिस्थिति, सरकार है? अभी हमारी सरकार है, लेकिन जी, अभी बात अब ये सुनो मत जो बोलना कि महत्व की- भाजपा को कुछ काम करना है तो फिर कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। अभी द पॉइंट इज कमिंग नाउ जल्पा जी। भाई आप जी। कॉमेडी करने आए हो क्या आप? उर्वी जी ये शोभा नहीं देता। आप सत्ताधारी पक्ष के प्रवक्ता हो, ऐसी कॉमेडी मत करो यहाँ बैठकर, थोड़े गंभीर हो जाओ। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ शान जी, मैं आपको आपकी हाथ आप जोड़ कॉमेडी मत कीजिए यहाँ पर। सांजी जनता उर्वी जी यहाँ रही अपनी है बात महंगाई कंप्लीट कर से। ले, मैं आपकी और भी आऊंगी। सांजी आपकी और भी आऊंगी। जी उर्वी जी। 2011 में जो 115वां अमेंडमेंट हुआ उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिसर्च भी हो चुकी है। जी उसके तहत ये प्रावधान किया हुआ है कि कभी भी जीएसटी के परव्यू में पेट्रो प्रोडक्ट्स को लाना हो तो जीएसटी काउंसिल में सर्वानुमति से लाना पड़ेगा। अभी 2021 की 17 सितंबर वाली मीटिंग जीएसटी काउंसिल की हुई थी, तो प्रवर्तमान परिस्थिति को देख के भाजपा सरकार ने निर्मला जी के माध्यम से ये प्रस्ताव लेकिन रखा एक और था। तरीका भी है उर्वी जी, हमारा ध्येय तो यही है ना पेट्रो प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाने का कि लोगों को वो कम दाम में मिले, तो हम एक्साइज ड्यूटी घटा देते हैं, वेट कम कर देंगे। लेट मी कंप्लीट जल्पा जी प्लीज। पर उर्वी जी तो निर्मला आप जी- बताते हो निर्मला जीएसटी जी ने- पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक्साइज नहीं, ड्यूटी और वेट घटा दीजिए। पॉसिबल है, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। बिल्कुल Possible नहीं, है, आप possible करा रहे है, हैं। पॉसिबल आप है। सर्वानुमत की बात कर रहे हो या बहुमत की बात कर रहे हो? जीएसटी काउंसिल में अगर हम सर्वानुमति से पास करें कि पेट्रो प्रोडक्ट्स जीएसटी के परव्यू में आ सकती है, तो हम 60% जो 60% उसके ऊपर जो टैक्सेशन है वो 30% आ सकता है। चलो आपने ये तो माना कि 60% टैक्स है उसमें, कोई बात नहीं, पर वही तो मैं बता रही हूँ, आप बता रहे हो जिस तरीके से कि आपका कहने का मतलब यही है कि भाजपा शासित जो राज्य के नाना मंत्री मतलब वित्त मंत्री है वो तो इस बात का स्वीकार करते हैं, दूसरे नहीं बात कर रहे हो लेकिन मुझे कहने नहीं दे रहे हो। पर मैं आपको सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, मैं भी वही कह रही हूँ कि जीएसटी में नहीं आ सकता है तो एक्सरसाइज ड्यूटी और वेट कम कर दीजिए। जल्पा जी दिस इज अनफेयर। 60% से 30% के परव्यू में हम ब्रैकेट में ला सके तो 15 से 20% वो रुपये का फर्क पड़ता है। भाजपा सरकार ने तो अपने राज्यों में अपने 10 से 15 रुपया पेट्रोल पे भाव घटाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने एक नया पैसा अभी नहीं घटाया है। ये भी वास्तविकता है। वो आप कांग्रेस को क्यों नहीं पूछते हो, वो आप चिंतन शिविर में क्यों नहीं बात करते हो? क्योंकि आप तो पेट्रोल की कार्टेल के साथ हो, आप इस देश की जनता के साथ नहीं हो। ये देश का विनाश आपके कारण हुआ है। 2014 के बाद देखा गया था एक्सरसाइज ड्यूटी और वेट में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई। आप क्यों साथ नहीं दे रहे हो जीएसटी काउंसिल में? देश के सबसे अहम समस्या के लिए आप क्यों साथ नहीं दे रहे हो? जी सरकार क्यों नहीं दे रहे हो? आपका कौन सा इंटरेस्ट जी है जल्पा जी, मैं बोल सकता हूँ कुछ? जी सांजी, मैंने काफी कॉमेडी सुन ली है और काफी हंस भी लिया है। मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिलना भाषा का चाहिए। प्रयोग मत कीजिए, ये कॉमेडी करने को कोई इधर नहीं बैठता है। आपका जो तरीका जो है, आपकी बातें जो है ना, आपकी बातें बड़ी तरीका जो है, हास्यास्पद है। नहीं, आपकी बातें बड़ी हास्यास्पद है। यदि आपको तरीका गलत है, यदि मेरे हंसने से आपको यदि बुरा लगा तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। मेरे हंसने से अगर आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। उर्वी जी मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, ये सही नहीं लग रहा है। उर्वी जी ठीक है सांजी, मेरे हंसने से अपनी यदि बात आपको को कोई क्षति हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बस अब मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जल्पा जी 2-3 बातें मैं आपके माध्यम से उर्वी जी से पूछना चाहता हूं। पहले तो इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने कोई बाधा खड़ी की है, संवैधानिक बाधा। उन्होंने बताया कि कोई संशोधन कर दिया, इसके कारण ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों को या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं ला पा रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से इनसे ही पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अनुच्छेद 370 पे निर्णय लिया, तो क्या इन्होंने किसी से पूछकर निर्णय लिया? ये रात को आकर नोटबंदी करते हैं तो किसी से पूछकर निर्णय लिया था? जीएसटी लगाते हैं रात को 12 बजे तो किसी से पूछकर निर्णय लिया था? यदि आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल को और गैस सिलेंडर को जीएसटी के दायरे में लाकर हम देश की जनता को राहत दे सकते हैं,
तो आप लाइए, यदि हम विरोध करते हैं तब की बात तब होगी ना। अब दूसरी बात, विरोध किया है लोकसभा आपने। में बहुमत आपका है, सुनिए पहले सुनिए, लोकसभा में आपका बहुमत विरोध आपका है। जाहिर है शान जी। उर्विश भाई, हम विरोध पक्ष में तो विरोध ही करेंगे, आपकी आरती नहीं उतारेंगे, हम विरोध करने के लिए बैठे हैं। हमसे अपेक्षा भी मत करना कि हम आपकी आरती उतारेंगे, हम तो आपकी ईट से ईट बजा देंगे। बात कर रहे हो आप, जीएसटी हाँ, के सुन मुद्दे लीजिए, की बात कर रहे हो। जलपा जी ने रोकिए, मेरी बारी है। अभी देखो, मैं इनको रोकिए, मेरे जो प्रश्न है वो सुन ले पहले, फिर उसके बाद उत्तर दें। लोकसभा में इनका बहुमत है और लगभग राज्यसभा में भी इनका बहुमत है जी। तो ये कोई भी संशोधन कर सकते हैं यदि इनको जनता को राहत देना है तो। और ये प्रस्ताव लाएं, और यदि हमें उचित लगेगा तो हम भी इनको सदन में जो है समर्थन करेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे यदि देश की जनता के हित की बात होगी। पर ये प्रस्ताव लाएं तो पहले। दूसरी बात, इन्होंने बात की जीएसटी काउंसिल की, कि जीएसटी काउंसिल में सर्वसहमति से इसको जो है पारित कराना होगा। जीएसटी काउंसिल में कौन होता है? राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। आज हमारे देश में अधिकांश राज्यों में सरकार किसकी है? वो भी भाजपा की है। तो इनको दिक्कत कहां पर आ रही है, समस्या कहां पर आ रही है? जबकि 2014 से लेकर आज तक का इन्होंने ये आंकड़े बताते हैं कि 26 लाख करोड़ उत्पाद शुल्क के नाम पर, पेट्रोल डीजल और गैस के नाम पर इन्होंने देश की जनता की जेब से लूटा है। तो कुल मिलाकर इन्हें केवल देश की जनता को लूटना है, उत्पाद शुल्क के नाम पर तरह तरह के टैक्स को बढ़ाकर देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ इन्हें देखिए कि ये जो उद्योगपति हैं, जो उनको कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे रहे हैं और जनता को तरह तरह के टैक्स लगा के ये लूटने का काम कर रहे हैं। आज हमारे देश में जो भी परिस्थितियां बनी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। भाजपा ना स्वीकार करे वो अलग बात है, पर आज महंगाई, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे है। सार्वजनिक संपत्तियां, सरकारी संपत्तियों का जो सेल लगा रखा है मोदी जी ने, चाहे वो LIC की बात कर लो, चाहे वो हवाई अड्डों की बात कर लो, चाहे वो रेलवे की बात कर लो, तमाम क्षेत्र में मोदी जी ने सेल लगा कर रखा है। और अपने दो मित्रों को जिस प्रकार से वो देश की संपत्तियां सौंप रहे हैं, उससे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि हमारा देश श्रीलंका की राह पर है। और हमारी ये जिम्मेदारी है, हम सब नागरिकों की और कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को बचाएं। और हम जो भी नव संकल्प शिविर कर रहे हैं, उससे चिंतन मंथन करके देश में, अपने संगठन में भी और देश के वर्तमान परिस्थितियों में भी परिवर्तन करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। और भाजपा को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव के पहले सड़क से लेकर सदन तक उनकी जो विनाशकारी नीतियां हैं, जो उनका कुशासन है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और आपकी ईंट से ईंट बजाएगी। आपकी और मयूर जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अब दो मुद्दे आ गए। भाजपा की बात करें तो उनके लिए ये है कि अब 8 साल पूरे होंगे तब उन्हें उपलब्धियां गिनानी होंगी, क्योंकि पीछे सारे राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 को तो हम कैदर में रख के चलते हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आज तो वैसे सोनिया गांधी ने भी कहा है कि काफी मुद्दों को अब वो आगे बढ़ चढ़ कर उठाएंगे। देखिए, हम लोग सुन रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से उर्विश भाई अपनी बात कर रहे थे, शाहज भाई अपनी बात कर रहे थे। तो ठीक है, वो सत्ता में बैठे हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे जो भी किया है। और ये जो विपक्ष में बैठे हैं तो उस चीज़ का विरोध करेंगे। अब हमारा काम जो है वो तो बिल्कुल थर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जर्नलिस्ट का काम तो ये होता है कि जो होता है उसको ऑब्जेक्टिवली देखें और उसको वैसे ही समझने की कोशिश करें विदाउट एनी बायस। तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है और हर डेढ़ साल से 2.5 साल के बीच में देश में कहीं ना कहीं प्रदेश में या स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं। और वो इलेक्शन मोड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परमानेंट मोड है और उसी में वो लगे रहते हैं। उनका पूरा मशीनरी उस पर काम करता है और सबकी ट्रेनिंग भी उसी तरह से की गई है और की जा भी रही है। जो नए लोग जुड़ते हैं तो ये इनकी एक, अब चुनावी रणनीति को देख के अगर बात करें तो ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कांग्रेस का ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि वो इतनी पुरानी पार्टी होते हुए भी और इतने साल तक इस देश पर राज करने के बावजूद भी वो पिछले 8 साल से ये समझ नहीं पा रही है कि हाउ टू काउंटर अटैक बीजेपी एंड बीजेपी स्टाइल ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस। वो उनको समझ में नहीं आ रहा, ये हकीकत है। और इसका कारण सबसे बड़ा ये भी है कि इनका एक तो मैंने कहा कि फ्यूडल माइंडसेट है पार्टी में, ये हकीकत है, ये माने या ना माने। और दूसरा कि जो नेता है इनके वो काफ़ी आलसी हो चुके हैं
और उनको शायद वो जिस तरह से आपको सबको दृश्य याद होगा कि स्मृति ईरानी किस तरह से वो गैस की बोतल कंधे पे लेके निकल पड़ी थी। अब आज उस समय के मुकाबले आज दाम देख लीजिए क्या है। भाई साहब ने कहा कि उरुष भाई ने कि अब वैश्विक स्तर पर फ्यूल प्राइसेस जो है वो बड़े बढ़े हुए हैं। तो भैया मैं तो ऑब्जर्वर हूं, तो मैं तो ये पूछना चाहूँगा, अभी तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ, फिर उनका जब उनकी बारी आए तो जवाब दे सकते हैं वो, कि जब वो सत्ता में बैठे थे तब तो ये प्राइस नहीं थे और लगातार स्टेबल रहे हैं प्राइस, लगातार स्टेबल रहे हैं, अंडर $100 पर बैरल रहे हैं हमेशा, लगभग ऑलमोस्ट 7 to 7.5 ईयर तक। तो तब तक जो आपने पैसे बढ़ाए, मैं उसका लिस्ट देख रहा था, तो ये कैसे जो चार्ज कर रहे थे पैसे, अब इसमें आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है कि जो एक्साइज का जो मामला है इनका सरकार का, तो 2000 अगर अक्टूबर 2018 तक की बात करें तो ये किस तरह से एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी कि ₹2.98 जो थे वो आपकी बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी, ₹2.98 बेसिक एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। उसमें आपने जोड़ दिए ₹7 पर लीटर वॉज ए स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। अब वो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी क्यों है, किस लिए है, इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड एट ऑल टू एनीबडी, ठीक है। उसके बाद है ₹8 पर लीटर एंड इट वॉज लेबल्ड एज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड बनाने का काम है उसका सेस है। उसके बाद इसको बढ़ाया गया, और ये मैं बता दूं, वो भी आपको बता दूं कब बढ़ाया गया, कैसे बढ़ाया गया, कि तो ये कुल मिला के हो रहा था ₹70.98। फिर 2022 फरवरी में जो आपको नया एक ढांचा मिलता है वो ये है कि ₹1.40 बेसिक एक्साइज ड्यूटी है आपकी, जो हम चुका रहे हैं, फ्यूल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। उसके ऊपर आप दे रहे हैं ₹2.50 ले रहे हैं पर लीटर, सॉरी ये आपका ₹1.40 हो गया बेसिक एक्साइज ड्यूटी। फिर आपका हो गया ₹11 पर लीटर चार्ज एज ए स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसकी व्याख्या हमको मालूम नहीं है। फिर ₹2.50 हो गए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ₹13 जो है वो हो जाता है आपका रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जितने रोड बन रहे हैं इस देश में वो सब जो है वो पीपीपी या तो उस मॉडल में बन रहे हैं जहां आपको टोल चुकाना पड़ेगा। अगर आपको टोल टैक्स भी देना है नए 6 लेन 4 लेन्स पे, अगर आप 8-8, 13-13 रुपए अगर हमसे ले भी रहे हैं, सरकार इस बात को कभी इसका खुलासा करती नहीं है। अब कांग्रेस को मैंने इस मुद्दे पे कभी बात करते सुना नहीं है। ये डायग्नोसिस जो है पूरा, इस पर कभी कांग्रेस, कुछ बहुत ही कम लोग हैं जिनको सुनता हूं मैं कि डिटेल में जाते हैं और ये पूछें, ये कम से कम पूछे तो सही कि ये अगर टोल भी लेना है तो ये रोड का टैक्स आप क्यों ले रहे हैं हमसे, ये जो फ्यूल का हम चार्ज चुका रहे हैं। बिल्कुल। तो बेसिक आपकी तो कॉस्ट बहुत कम है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, लेकिन इस पर ये जो सेस लग रहे हैं, 2 बड़े सेस लग रहे हैं और एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लग रही है, वो किस लिए लग रही है, इससे क्या हो रहा है देश में, ये पूछना तो पड़ेगा, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी आसान चीज ये है कि कांग्रेस में अंदरूनी ही जो है मतलब असंतोष समझ लीजिए या तो कोऑर्डिनेशन का अभाव समझ लीजिए, वो इतना बड़ा और प्रखर है, और बाकी सब जो है वो प्रादेशिक पक्ष हैं। उड़ीसा में अपना है, तमिलनाडु में अपना है, ये केरल में अपना है, वेस्ट बंगाल में अपना है, यूपी में अपना, ये सब बटे हुए हैं, ये कोई मिला हुआ नहीं है। तो क्योंकि ये सब बटे हुए हैं, मिला हुआ नहीं है, और कांग्रेस अपना एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा ऑलमोस्ट खो चुकी है या खोने वाली है जी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक तरह की सिचुएशन है जिसमें वो चाहे उस तरह से जनता को मैनिपुलेट कर सकती है। और कांग्रेस क्योंकि ये बहुत बेसिक, ये मुहिम से सवाल है, इसको अगर नहीं उठा पाएगी, ये पूछना पड़ेगा कि ये किस तरह के टैक्सेस हैं, इसका खुलासा दीजिए, तो वो कर नहीं पा रही है। ये सीधा मेरे आपके जेब से जुड़ा हुआ मामला है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो जेब रखते हैं, उनके जेब में तो पैसे होते हैं, वो भी तो घर बार चलाते हैं, वो भी तो खर्च करते हैं, ठीक है। तो उनको समझना पड़ेगा, ये पूछना पड़ेगा, वो पूछ नहीं पा रही। इसलिए आई स्टिल सी दैट the upcoming future of Congress, I don't see that bright. वो मुझे लग नहीं रहा है कि they don't know how to fight. They really don't know how to fight. जी, आपकी और प्रकाश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। आज जब हम 2024 को केंद्र में रख के मुद्दा ले रहे हैं, मुद्दा ये भी है क्योंकि कांग्रेस की ओर से अब कहा गया है कि एक परिवार एक टिकट, अगर दूसरे सदस्य को टिकट लेना भी है तो कम से कम उन्हें 5 साल काम करना होगा पार्टी के लिए। ये एक नया नियम, मतलब वैसे तो काफी सालों से इसकी डिमांड थी, लेकिन ये लाया जाए, क्या लगता है?
में ऐसा है जलपा जी के, ये नियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नियम तो बनते रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। ये मेन चीज प्रजा का जो वास्ता है अभी, उस विषय से मैं बात करूंगा। तो जीएसटी का मामला है जो, उसमें आजादी के बाद अभी जितना टैक्सेशन हैवी है, इतना पास्ट में कभी भी नहीं हुआ। भले कांग्रेस के टाइम में प्रजा तकलीफ थी, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डाली थी, उसके बाद तकलीफ चंद्रशेखर के टाइम में हमारे देश का सोना गिरवे रखना पड़ा था, ये भी हकीकत है। और मोदी जी ने लोकसभा में कहा था कि 82% एनपीए है बैंकों का। तो ये आर्थिक स्थिति देखने जाओ तो काफी लुढ़क गई है इनके शासन के बाद। और जो प्राइवेट सेक्टर को महत्व दिया जा रहा है, उससे कोई देश के नागरिकों को कोई फायदा नहीं है। जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है वो आजादी के बाद की गुलामी का महसूस कर रहे हैं, ये बात निश्चित हो चुकी है। पब्लिक जो वोट देती है, मेरा एक अभिप्राय ऐसा है कि जन्म जाति और धर्म माफिया की तरह वोट ले रहे हैं लोग। और जिधर धर्म की बात आती है, उधर जो महंगाई को भी प्रजा भूल जा रही है, या इसका प्रशासन कुछ कमजोर भी है सरकार का। लेकिन प्रजा को आकर्षित मुद्दा जो है जन्म जाति का कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और 2024 में भी यह मुद्दा आएगा। अगर कांग्रेस को फाइट देनी है, मैं सांझी से भी बात करूंगा और रोहित जी से भी बात जी। करूंगा कि यदि इनको फाइट देनी है तो इनको जन्म जाति के मुद्दे को, भिन्न सांप्रदायिक को महत्व देना पड़ेगा। और उसके लिए कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका में नाकामयाब रही है, यही कारण है कांग्रेस के हार का। कि प्रजा को जो विरोध पक्ष का नेतृत्व भी मजबूत चाहिए। जैसे बीजेपी पहले थी, तो उसका नेतृत्व विरोध करने का बहुत मजबूत था, और उसके बाद वो सत्ता पे आए। अब विरोध कैसे किया, जातिवाद पे आ गया, कौमवाद पे मामला आया, या राम जन्मभूमि का मुद्दा आया, या दूसरे मुद्दे आए। लेकिन प्रजा अभी जो पीड़ित है, ये बात भी निश्चित है कि शिक्षा का प्रश्न है, आरोग्य का प्रश्न है, आर्थिक नीति का प्रश्न है। 2017 में नोटबंदी आई, उसके बाद जो महिलाओं की बचत थी वो खलास हो गई। प्रजा उससे भी व्यथित है और चिंतित है कि आर्थिक स्थिति हमें कहाँ ले जाएगी, इतनी महंगाई है। और जिस परिवार का खर्चा 15,000 आता था, उसका अभी 30-35 हजार में भी पूरा नहीं पड़ रहा है। इसी पोजीशन है। और देश जो है कर्जा लेकर के, और दूसरे देशों का हमारे प्रति नागरिक के ऊपर आर्थिक बोझा बढ़ा हुआ है। तो प्रजा उस चीज को ध्यान देगी। लेकिन कांग्रेस को मजबूत विपक्ष, जैसे मयूर जी ने बताया, कि कांग्रेस को उनको क्या ध्यान दिलाना है, प्रजा के हित में और न्याय के हित में, वो कांग्रेस दिलाने में निष्फल रही है। ये बात बिल्कुल सत्य बात है। और जो देश की परिस्थिति को, भविष्य जो है अभी अंधकारमय लग रहा है। 2024 तक तो मुझे लगता है कि जैसे जीएसटी उर्विश भाई ने बताया, मैं भी टैक्स पेयर प्रोटेक्शन काउंसिल में प्रवक्ता हूँ। और जो 5%, 12%, 18% और 28% का टैक्सेशन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा बोगस बिलिंग के केस है। जी। उसमें बेनिफिट राजकीय पार्टियों को जाता है, और कोई भी राज्य, कांग्रेस उस पर कभी विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस को विरोध करना चाहिए बोगस बिलिंग का, कि यह क्या हो रहा है। अभी आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, आईआरएस अफसर है, उनके पास आय से ज्यादा संपत्ति है। राजकीय नेताओं के पास भी है, बड़े उद्योगपतियों के पास भी है। अमीरी और गरीबी की जो भेदरेखा पतली होनी चाहिए, उसके बदले खाई में रूपांतर हो गई है। तो यह भी चीज प्रजा को ध्यान दिलाने के लिए कांग्रेस को मजबूत विरोध करना पड़ेगा। तभी कुछ न कुछ प्रजा का भी न्यायिक सुधार होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। अब उर्विश जी बोल रहे थे कि भाई जो जीएसटी हमारा मेन है, लेकिन जीएसटी में, इसमें एक बेगर्स है, छोटे से छोटा आदमी है, वो भी दायरे में आ जाता है जीएसटी की। वो जीएसटी हमारे जैसे देश के लिए इतनी एक सिंपल रखना चाहिए कि गरीबों के लिए कुछ, ये सबको जीएसटी लागू पड़ जाता है। तो ये जो टैक्सेशन की प्रणाली का है बीजेपी की, जो इनकी पॉलिसी में, तो भले एक जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं,
जीएसटी काउंसिल में ज्यादातर तो जो भाजपा के जो नेता है वो निर्णय लेते हैं, उसमें कांग्रेस विरोध नहीं कर पाती है और उस समय कांग्रेस उससे मिल जाती है। प्रजा ये भी देख रही है, तो कांग्रेस को विरोध करना होगा तो सत्य के साथ करना होगा, आर्टिफिशियल नहीं होगा। गुजरात में कई बार कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिल भी जाते हैं, एक सिक्के के दो पहलू, ऐसा भी प्रजा समझती है। यदि प्रजा का हित देखना है तो प्रजा का हित ही देखना चाहिए, यह नहीं देखेंगे तो फिर परिणाम क्या आता है वो मालूम नहीं है। लेकिन देश की दिशा जो है वो अभी सुरक्षित दिशा में नहीं है, इतना मैं जलपा जी कह सकता हूँ। जी बिल्कुल। आपकी और उर्विश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। 2024 के लिए वैसे देखा जाए तो केंद्र में कौन सा सूत्र रहेगा या मुद्दा रहेगा? जैसे कहीं ना कहीं विकास था, फिर चौकीदार वाला भी एक स्लोगन आया था, अब क्या बुलडोजर आएगा या कुछ और? हमारा जो स्लोगन है वो हमेशा लगातार बरकरार रहा है, वो है सबका साथ सबका विकास। और मैं मेरा आज की बात में वही एम्फेसिस करने जा रहा था कि अभी मयूर जी ने बताया, जैसे इन्होंने एक डिटेल्ड एक्सपोजर दिया कि क्या हमारी पोजीशन एक्साइज में क्या थी, हमारी जीएसटी में क्या पोजीशन थी, उसका क्या इम्पैक्ट रहा। एप्रिशिएबल, इट्स अ गुड फीडबैक। प्रकाश जी ने कुछ बताया, शान जी की बात है। सबसे अहम प्रश्न हमारा महंगाई है अभी आज की डेट, और महंगाई के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो एनर्जी प्राइसेस है। एनर्जी प्राइसेस में हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, फूड, फ्यूल एंड पावर। उसमें से फ्यूल में हम 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं। पावर में जो है कोल का अंडरमाइनिंग हो रहा था, हमें अभी भी कोल का इंपोर्ट करना पड़ता है। हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन वो अभी एक अपनी ट्रेजेक्टरी में आने में समय लगेगा उसमें। तो अभी हमारी प्राथमिकता क्या बनती है, जनमानस की अपेक्षा क्या बनती है, तो उनको तो उनके सामने जो है वो दिखता है। वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करो, आप गाणितिक स्वरूप में बात करो, तो उनको महत्व नहीं कि प्राइस कितनी है, कब कम होगी, ये सब बातें हैं। अभी जीएसटी के जो भी हमारे जो टैक्सेशन, कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन है, कंपाउंड टैक्सेशन है, ओवरलैपिंग टैक्सेशन था, वो सब रैशनलाइज करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया 2014 से, और 2017 तक हम जीएसटी तक पहुंचे, एक मंजिल तक जो विश्व के 40 साल बाद हम पहुंचे। काफ़ी उसमें पानी बह गया था। अभी जब जीएसटी की जो बात आई तब पेट्रो प्रोडक्ट्स उसमें से बाहर रह गई। वो मैं बात कहना चाहता हूँ सहकार की माध्यम से, सहकार की बात है ये, क्योंकि अगर हम जीएसटी के दायरे में पेट्रो प्रोडक्ट्स को ला सकेंगे तो हम 15-20 रुपया कम कर सकते हैं। जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने 10 से 15 रुपया, आज की डेट में आप देख लो 105 और 120 में फर्क कितना होता है, 15 से 20 रुपया का फर्क भाजपा और केंद्र की और अन्य दलों की सरकारों के बीच में है। लेकिन मैं बात करता हूँ, मैं जलपा जी मैं बात करता हूँ, सेस एक्साइज वगैरह जो बढ़ाया था पहले। हमारा फोकस हमेशा डेवलपमेंट पे है, हमारा फोकस जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज पे चुकाते हैं वो कहाँ जाता है? जीएसटी का जो कलेक्शन है 1,68,000 पर पहुंचा, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। उसके सामने जो वेलफेयर जो स्कीम्स है, हमारी जनता को 70 साल तक वेट करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो पानी के लिए, वो बिजली के लिए, वो टॉयलेट्स के लिए, वो चूल्हे के लिए आपने नहीं दी थी, क्योंकि आपने, प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि 1 रुपये में से 15 पैसा ही पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की, तो 100% डिलीवरी की है। तो हमारा डेवलपमेंट पे फोकस है, हमारा बॉटम ऑफ द पिरामिड पे फोकस है। तो उसी के आधार पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को ऑफसेट करने के लिए तभी जो एप्रोप्रिएट लगा था उस हिसाब से एक्साइज वगैरह वो अप्लाई हुए थे। लेकिन 2017 में जब जीएसटी अप्लाई हुआ फर्स्ट टाइम इंडिया में, तभी पेट्रो प्रोडक्ट्स की बात आई, तो इसमें ये ऑब्स्टिकल देखा कि 2011 वाला जो 115वां अमेंडमेंट बन के रहा है,
उसमें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी तभी है जब ये कांग्रेस हमें सहकार देगी। आज शान पर जी ने आर्टिकल बहुत, मैं अभिवादन 370 के करता लिए हूँ, भी लगता मैं था कि ये अभिवादन करता possible हूँ नहीं है। आपका शान जी, कि आपने बताया कि आप प्रस्ताव रखो। हमने प्रस्ताव तो रखे हैं, लेकिन अगली बार प्रस्ताव हम रखेंगे तो जी। आप हमें सहकार जरूर देंगे, वो मतलब भी अपेक्षा रखते हैं। इतना समय बीत गया, अब 2024 के लिए बचा के रखा। जी मयूर जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। मैं उर्वीश जी से सिर्फ दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। ये जो 2022 से जो आपने एग्रीकल्चर के लिए जो एक्स्ट्रा एक्साइज में डाला है रुपया, और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सेस लगा रहे हैं 2014 के बाद से, आप कभी ये क्यों नहीं बताते हैं? हम तो मतलब एज ए जर्नलिस्ट में जानना चाहता हूँ, मैं आज तक जान नहीं पाया उस चीज़ को। मैंने एक बार मनसुख मांडविया जब वो रोड और ट्रांसपोर्टेशन में MOS थे गडकरी के साथ, तो मैंने उनको पूछा भी था एक बार, मैंने कहा ये पैसे कितने इस अंडर दिस पर्टिकुलर हेड कितने जमा हो रहे हैं, और उसका आप अगर खर्च कर रहे हैं तो वो क्यों डिक्लेयर नहीं करते हैं? जेब से आपकी भी तो पैसा जा रहा है उर्वीश भाई, आप भी तो इस देश के नागरिक हैं, भले आप भाजपा में हो। हमें मतलब मैं बतौर जर्नलिस्ट भी जानना चाहता हूं, मैं बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री भी जानना चाहता हूं, और सब जानना चाहेंगे ये जो सेस ले रहे हैं आप लोग, ये सेस का कोई वो क्यों नहीं मिलता है कि एग्जैक्टली इसका हुआ क्या, कितना कहाँ पे खर्च हुआ, कितना इकट्ठा हुआ, इसमें से कुल मिला के टोटल आंकड़ा मिलता है, बाइफरकेटेड आंकड़ा क्यों नहीं मिलता है? और उसके खर्च की जो जानकारी चाहिए इस देश में लोगों को, उसका हक है, वो आप क्यों नहीं देते? मुझे ये समझना है जी। वैसे मयूर जी, ऑडिट तो आपकी होगा बात- आपके पास उर्वीश जी, मतलब हाँ, भाजपा मैं के वही पास। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम अभी शेप अप हो रहा है, कि जो आपका डेवलपमेंट का हेड है उसका क्लियर रेवेन्यू स्ट्रीम बनेगा, उसका एक एक्सपेंस स्ट्रीम बनेगा, और वो प्रजा के सामने रहेगा कि क्या है उसके स्टैटिस्टिक्स। ये बात मयूर जी की बात का ये तात्पर्य है। हम यानी एक्टिविटी अभी तक बेस्ड नहीं सिस्टम हुआ, की अब ओर होगा। अभी हम 8 साल से आए हैं, उसमें टैक्सेशन रैशनलाइज बहुत करने में हमें बहुत साल हो गए, ऐसा भी बोल सकते हो। 3 साल हमें लग गए। 2017 3 साल में हम लाए। जो 30 सालों से जिनकी चर्चा हो रही थी, वो 3 साल में हम टैक्सेशन सिस्टम लाए। वैसे हम तो उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन, सभी क्षेत्र के बीच में कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए गति शक्ति भी लाए थे, उसमें भी काफी जलपा जी, करोड़ रुपए आवंटित किए लोकतंत्र गए। लोकतंत्र के दो पहलू हमारे फोकस में है, विकास और सुधार। तो विकास एक प्रक्रिया है, सुधार भी एक प्रक्रिया है। तो जी, हमेशा लेकिन देखना हमेशा है कि जो भी विकास जो कितना हुआ, हमेशा मतलब क्या हमेशा जो खर्च भी की रकम कहाँ पर गई, और सुधार भी देखना है कि जो लोगों द्वारा लाया गया, क्योंकि पैसे तो लोगों के ही हैं। हमने सबसे बड़ा सुधार, जो ट्रांसपेरेंट सुधार हम लाए, वो जन धन योजना लाए। हम जो भी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लाए, कि जो 85 विरुद्ध 15 पैसे का युद्ध चल रहा है, वो हम 15 पैसे वालों की साइड पे है। तो डायरेक्ट लेकिन बेनिफिट आपको हमने नहीं किया लगता कि अभी कि भी वो कुछ पारदर्शिता कम होगी? आपके नागरिक हमारे जो है, उनके बैंक अकाउंट में वेलफेयर स्कीम के पैसे डायरेक्ट जमा होते हैं। ये सबसे बड़ा सुधार हुआ है, जी जिसमें मयूर जी, 15 आप कुछ पैसे कहना वालों का वेट बढ़ने वाला है। उर्वीश भाई, सॉरी अगेन, इफ आई एम डिस्टर्बिंग यू एट ऑल, मुझे वो continue. आपने जवाब नहीं दिया सर। मैं ये समझना चाहता हूँ, आप जब से बैठे हैं सत्ता में, तब से आप ये सेस लगा रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मोमेंट 1 से लगा रहे हैं, उसके बाद आपने एग्रीकल्चर का शुरू किया। इसका बाइफरकेट करना कि इस हेड के अंतर्गत इतने रुपए मिले और इसका खर्च ये हुआ, इसमें कोई बड़ा टेक्निकल मामला है नहीं। इट इज एज इजी एज पॉसिबल। तो वो मयूर आप जी, क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे ये समझना है, वो जानना, मयूर जी, मैं बड़ा उत्सुक हूँ जानने के लिए कि मयूर- इसके बारे में मयूर जी, कोई खुलासा क्यों नहीं हो रहा है। मयूर जी, है डिटेल्स, लेकिन सबसे बड़ी डिटेल तो ये है कि रोड हमको दिखते हैं। नहीं सर, कितने देखिए रोड बने हुए हैं। सर देखिए रोड बन रहे हैं, देखिए रोड बन रहे हैं, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि रोड बन रहे हैं, देश भर में रोड बन रहे हैं और बड़ी तेजी से बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, मैं इस बात का मैं पुरुष करता हूँ। लेकिन वो तो फिर उसके ऊपर तो टोल देना है ना लोगों को। आप वो मुफ्त तो उसमें मुफ्त की सवारी नहीं है भाई। देखिए वो तो आपको जाना है, आपको पैसे चुकाने हैं। तो अगर पैसे चुकाने हैं तो ये जो सेस लग रहा है एक्साइज के अंतर्गत, जो बहुत बड़ी रकम है, 13 रुपये प्रति लीटर,
वो जो आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो जो सेस ले रहे हैं 2014 से, उसकी कितनी उगाही आपने की है और वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है? क्योंकि रोड तो जब बन रहे हैं तो उस पर तो टोल टैक्स लगता है, तो वहां तो उसके पैसे लोग दे ही रहे हैं, और ऊपर से आपको एक्साइज में भी सेस के जरिए ये पैसे दे रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, उसका क्या उपयोग हो रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये बात तो मयूर जी बहुत साफ है कि रोड डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन में अब ऐसा मत इतने बोलना पैसे, उर्विश जी के हम सेस लेने लगे तभी रोड बने, पहले कोई रोड ही नहीं थे। जी सान जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ पहले ये पॉसिबल हो आपका मयूर जी का मैं जवाब दूसरे तो देने वीडियो दो। से मुझे सबकी ओर उर्विश जी नाराज हो जाएंगे, मयूर जी का जवाब तो देने मुझे दो। बोलने दीजिए। हम सब उर्विश जी एक बस- ही राष्ट्र में रहते हैं। हाँ जी, सब एक बिल्कुल ही रहते हैं, प्रॉब्लम बिल्कुल की रहते बात हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं। तो कितना खर्च हाँ, हुआ रोड जलपा जी, निर्माण में और कितना टैक्स 2-3 बातें कलेक्शन मुझे इससे बतानी है। हुआ, ये डेटा हमारे सामने क्लियर है, वो क्लियर है। मयूर आप अगर जी, बता दें वो तो। अभी मेरे आई डोंट हैव इट एट द मोमेंट, वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये डेटा बुक्स पे है, क्लियर है, वो आप देख सकते हो मयूर जी। नहीं, मैंने कोशिश ठीक की, है, मैंने चलो, कोशिश की, वो मुझे मिला बुक्स- नहीं, इसलिए नहीं, मैं कह मैं आपका जी। साथ दूंगा उसमें। जी जी सान जी। जलपा जी, मैं 2-3 बातें तो बताना चाहता हूँ कि हमारे मित्र बड़े भाई उर्विश जी ने 3-4 बातें कही। जिस प्रकार से ये टैक्स के नाम पे जनता को लूट रहे हैं, उसके 3-4 इन्होंने कारण बताए लूटने के। इन्होंने कहा कि ये कोरोना के टीके लगा रहे हैं, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले भी देश में बीसीजी के, पोलियो के और कई प्रकार के चेचक के भी टीके लगे, तब देश की जनता को लूटा नहीं गया था। और दूसरी बात ये कि यदि आप जो टैक्स के नाम पे पेट्रोलियम पदार्थों पर लूट कर रहे हैं, यदि उसके एवज में आप कोरोना का टीका दे रहे हैं, तो पीएम केयर्स फंड कहां गया, जिसका हिसाब तक देने को तैयार नहीं है मोदी जी, जिसके आईटीआई में भी उसको आईटीआई के दायरे में लाने को तैयार नहीं है मोदी जी। तो पता नहीं वो पैसा कहां गया, कितना पैसा आया। और पारदर्शिता की बात करते, ईमानदारी की बात करते, तो पीएम केयर्स फंड का हिसाब दे दीजिए पहले भैया। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने राशन वितरण कार्यक्रम शुरू किया, तो इनको बता दूं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम था, वो तो कांग्रेस के समय में, यूपीए की सरकार के समय में भी आ गया था, और सबको 2 रुपए 3 रुपए किलो गेहूं चावल मिलना शुरू हो गया था, तो उसमें आपने कुछ भी नहीं किया। और तीसरी बात आपने कही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो आधार की योजना तो मनमोहन सिंह जी लाए थे, और यही मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हुए आधार का मजाक उड़ा रहे थे और उसका विरोध कर रहे थे। तो आपकी सारी बातें जो है ना, वो केवल फर्जी है, आपकी बातों में कोई दम नहीं है, केवल बातें बनाने के लिए आप बातें कर रहे हैं। अब दूसरी बात, कापड़िया जी और हमारे जानी साहब जो विशेषज्ञ हैं, उनकी जो चिंताएं हैं वो बहुत ही उचित हैं, और मैं बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। निश्चित रूप से मैं ये स्वीकार कर रहा हूं आपके चैनल पर कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमको विरोध करना था हम उस पर विफल साबित हुए, और इसीलिए हम आगामी दिनों के लिए चिंतन मंथन कर रहे हैं, और संगठन के स्तर पर भी परिवर्तन करेंगे, अपनी नीतियों में भी, अपने संगठन में भी परिवर्तन करेंगे, और देश के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उस पर खरा उतरने का काम करेगी। हमारे नेता राहुल जी, हमारे अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, वो देश के तमाम मुद्दों को लेकर चिंतित है। उन्होंने आज संकल्प शिविर में भी ये बात कही कि हमें पार्टी ने और देश ने बहुत कुछ दिया है, अब देश को और पार्टी को बचाने का समय है। जब जब कांग्रेस पार्टी देश में कमजोर हुई है, देश की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है, देश का सामाजिक सौहार्द भी कमजोर हुआ है, आज देश तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता कांधे से कांधा मिलाकर, छोटे मोटे मतभेद भुलाकर आने वाले दिनों में हम भाजपा की ईंट से ईंट बचाएंगे और देश की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। 2024 में निश्चित रूप से भाजपा को हम सत्ता से बाहर करके कांग्रेस पार्टी की फिर से केंद्र में एक पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, फिर से देश को महंगाई, बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा, देश के हित में काम होगा, और देश की जो सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियां भाजपा ने बेची है, जो नीलामी की है, उसको फिर से वापस लाने का काम किया जाएगा। जी, लेकिन उसके लिए बहुत अहम रहेगा कि सोनिया गांधी अभी 3 दिवसीय चिंतन शिविर में तो नजर आई है, लेकिन इसके बाद भी नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर विपक्ष के तौर पर हम सबसे बड़ी पार्टी गिने तो कांग्रेस आता है, और उसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी जब भी मतलब देती है बाइट या फिर कुछ भी अपना जो भी मंतव्य है वो प्रकट करती है, तब पूरे देश की जनता उन्हें ध्यानपूर्वक सुनती है। जी जरूर जलपा जी, हम सदन से लेकर सड़क तक हमने निरंतर विरोध किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, पर कुछ कमियां खामियां हमारे में भी रही होंगी, हम उससे नकार नहीं रहे हैं। हम अपने विशेषज्ञों की बात सुन रहे थे,
जानी साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही, कापड़िया जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये देश के लिए चिंतित है। इन्हें ये मालूम है, इन्हें ये पता है कि देश में यदि भाजपा कोई रोक सकता है और देश को कोई यदि फिर से विकास की राह पे ला सकता है तो एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही है। तो इनकी चिंता भी उचित है और इनकी चिंता को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं अपने स्तर पे भी इनकी चिंताओं को पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मैं इन दोनों वरिष्ठ साथियों को भी और आपके माध्यम से देश के नागरिकों को भी, गुजरात के नागरिकों को भी और समग्र देश के नागरिकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपकी जो भी आशाएं अपेक्षाएं हैं, कांग्रेस पार्टी पे खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास करेगी और पूरा दम लगाएगी। जी, वैसे तो समय का अभाव है, लेकिन जी उर्वेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं अंतिम यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है लोकतंत्र की ओर, उसमें व्यक्ति निर्माण हमारी प्राथमिकता है। व्यक्ति के निर्माण होने से समाज का निर्माण होता है और क्या समाज बात कर के रहे हो? निर्माण हमें तो से लगा था राष्ट्र का व्यक्ति निर्माण से बड़ा होता है। दल से बड़ा हमेशा हमें तो पता मेरे नहीं, ये वक्तव्य सूत्र में याद आप आ गया बीच में बोलते हो जल्पा जी। महंगाई बढ़ा के अरे व्यक्ति पर मैं निर्माण तो करेंगे, बोलूंगी ना, क्या बात कर बेरोजगारी रहे हो? बढ़ा के व्यक्ति निर्माण करेंगे। हमारा जो है उर्वेश जी आप शायद कि विपक्ष को चुप करा पाओगे, व्यक्ति- पत्रकार को तो नहीं चुप करा पाओगे। लेकिन आप जो एक सीधी बात कह रहे हैं, अरे एक पर सीधा-साधा कार्यक्रम, मुझे लगा कि उसको कहीं ना भी कहीं चुप करा देते मैंने जो हो सूत्र सुना है टेलीविजन के वो शायद माध्यम से। भाजपा का मूल मंत्र है। आप व्यक्ति निर्माण की बात कर रहे हो, हमने तो व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश ये सुना था। व्यक्ति नहीं, जल्पा जी, व्यक्ति इनके पास निर्माण सूत्रों के इसलिए- अलावा कुछ है भी नहीं, व्यक्ति- भाषण और व्यक्ति- आश्वासन, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। व्यक्ति जो वंचित था 70 सालों से पानी की व्यवस्थाओं से, बिजली की इन्होंने पानी व्यवस्थाओं पिलाया से, सबको, टॉयलेट्स बाकी की पहले तो प्यासे व्यवस्थाओं मर से, रहे थे। 4-4 किलोमीटर, क्या बात 6-6 है। मील, फिर मैं 5-5 हंसूंगा तो मील आपको बुरा लगेगा, फिर आप झूठ मार रहे हो। हमारी मैं बहनें हंसूंगा, गाँव चुटकुले में पैदल देख रहे हो। जाके मैं आधी हंसूंगा तो आप बाल्टी फिर पानी बुरा मान लाती जाओगे। थी तो अपने को खुद किस्मत समझती थी। वो परिस्थिति हमने हवा का भी change निर्माण की मोदी हुई जी है। ने किया होगा, मुझे वो- लग रहा है। वो हवा बिजली- पानी सब मोदी जी के वो आने के बाद ही बिजली- आया धरती पर। आप क्या बिजली भी बात- जो है उसका भी खोज मोदी जी ने कर लो, किया जो होगा। भी करना है वो टेलीफोन का भी खोज प्रजासत्ताक मोदी जी ने ठीक किया है, होगा। ठीक है, लेकिन उम्मीद आप- रखते हैं कि आप अपनी बात कर लो। 2024 के मुद्दे जनमानस जो है जो है अब सब कुछ बेसिक समझता मुद्दे ना है। हो, पानी और जनमानस बिजली से कुछ समझता है। आगे के भी मुद्दे हो, आधुनिक समय के, ये उम्मीद करते हैं हम। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो 2024 के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे थे दंगल देशता में, क्योंकि एक और कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आज से प्रारंभ हुआ है, जहां पर सोनिया गांधी ने कुछ बातें स्पष्ट की है। पहली बात तो ये कि पार्टी ने सबको काफी कुछ दिया है, तो सभी को अब पार्टी का वो कर्ज भी अदा करना होगा। और साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को कुछ कहना है, यानी किसी के कोई विचार है, तो वो यहाँ पर रखे, ना कि बाहर कोई संदेश जाए, ताकि पार्टी की एकता है वो कायम दिखे। प्रयास तो अच्छा है, लेकिन क्या सही में कांग्रेस की गुटबंदी या फिर जो लड़ाई है आपसी वो इससे दूर हो पाएगी, या फिर सिर्फ ये 3 दिवसीय के लिए ही रूल रहेगा, या फिर हाईकमान हमेशा किसी भी स्टेट के किसी भी व्यक्ति को सुनने के लिए समय देगी। दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो भाजपा के लिए तो अब सिचुएशन ये है कि 8 साल पूरे होने हैं, यानी उन्हें उपलब्धियां भी 2 भाग में गिनानी है कि पहली सरकार में उन्होंने क्या किया, यानी कि 2014 से लेकर 2019 तक क्या किया, और उसके बाद 2019 से लेकर 22 तक क्या किया। और साथ ही भाजपा ने जो सूची तैयार की है, जिसके अंतर्गत ही अब प्रवास भी किए जा रहे हैं 2024 के मद्देनजर कि कहाँ पर सीटें कम मिली थी या फिर कहां पर मात खाई थी, जहां पर फिर से वो एक माहौल बना सके। अब देखना यही होगा दोनों पार्टियों को। वैसे तो उम्मीद है कि 2024 का सिंहासन हमारा ही है, लेकिन ये तो तय जनता ही करेगी कि किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।